हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ राघव सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स सिग्नल ऑफ सक्सेस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं, अगर मास कंपोजिशन दिया हुआ तो वहाँ से हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले हम लोगों ने मोल्स निकालना सीखा था किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का। हम लोग ईजिली क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इस वाले में चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले टॉपिक में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले हैं। किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। दैट इज़ कोई केमिकल रिएक्शन अगर गिवन है तो वहाँ से हम लोग मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री कंसेप्ट। ठीक है ना। स्टोइचियोमेट्री कंसेप्ट इक्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन इसमें होती है। दैट इज इक्वेशन अगर दिया रहेगा यहाँ पे और हमको कैलकुलेट क्या करना रहेगा, हमको कैलकुलेट करना रहेगा नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम्स, जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोगों को क्या करना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन जब होती है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। दैट इज केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, इट इज़ द प्रोसेस विच in which two or more than two substances interact with each other where old bonds are broken and new bonds are formed। that is कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ओल्ड जो अपने ओल्ड बॉन्ड होंगे क्या होंगे टूटेंगे और टूट कर क्या बना लेंगे, नए बॉन्ड बनाएंगे और कोई नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ H2, मैं यहाँ पे लिख दूँ H2 प्लस हाफ O2 गिव अस क्या, H2O। यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे हुआ क्या होगा कि भाई अगर H2 की मैं लिखूँ तो यहाँ पे H और H और O2 का मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, O और O, O और O। ठीक है ना। अब ये आपस में ये क्या हो गए होंगे, ये आपस में कंबाइन हो गए होंगे। तो दैट इज यहाँ से ये चीज़ दो H और एक O मिल के क्या बना लेगा, H2O यहाँ पे बना लेगा। दैट इज़ यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में एक क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा, एक क्या होगा रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा, जिसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास में रिएक्शन करने के लिए है, और प्रोडक्ट का मतलब जो चीज़ रिएक्शन होने के बाद में जो चीज़ हमको बन के मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन। इसी केमिकल जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको हम लोग ईजिली किस में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, ऑल दी केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। जो इतनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन से, बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला। क्या यूज़ करते हैं, केमिकल फार्मूला यूज करते हैं किसके, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। क्वालिटी qualitatively a chemical reaction simply describe what is reactant and product are. However, a balanced chemical reaction chemical equation gives us a lot of quantitative information, mainly are molar ratio in which reactant combined and the molar ratio in which the product are formed। that is chemical reaction क्या होता है, chemical reaction क्या होता है, कोई भी अगर chemical रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको हम लोग जब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जब केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। और केमिकल फार्मूला से किसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी मैंने बताया कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो हमको क्या चाहिए होता है भाई, रिएक्टेंट होगा। ठीक है। और जो बन के निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो केमिकल फार्मूला किसका लिखेंगे, केमिकल फार्मूला लिखेंगे रिएक्टेंट का और केमिकल फार्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट का। तो जो जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे उसी सारे को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके। अब इस चैप्टर में हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है ना। हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर गिवन है तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है। बात करते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है कि कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, इट कंटेंस एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। इसको क्या बोलते हैं, POAC। इसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। POC को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ
एटॉमिक कंजर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन किस पे काम करता है? ये काम करता है जो हम लोगों ने एक पढ़ा था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बोलता है कि भाई रिएक्टेंट का मास इक्वल टू किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। दैट इज़ जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे? उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे? प्रोडक्ट में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं तो जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है और जो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है ये अप्लीकेबल किसके लिए है? अप्लीकेबल ओनली फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दैट इज़ यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जितने एटम किस में है, नंबर ऑफ एटम्स किस में? प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही किस में होंगे? उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे? प्रोडक्ट के भी होंगे। क्लियर? दूसरा क्या है कि अगर कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है तो लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन आइदर साइड। दैट इज़ जितने चार्ज रिएक्टेंट में होंगे उतने ही चार्ज किस में होंगे? प्रोडक्ट में होंगे। आगे हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रीजेंट शुड बी इंक्लूड इन ब्रैकेट। जो फिजिकल स्टेट है किसी रीजेंट का उसको हम लोग किस में लिखते हैं? ब्रैकेट। 10th में हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़े हैं, ठीक है ना। ऑल रीजन शुड बी रिटन इन देयर स्टैंडर्ड मालिक्यूलर फॉर्म नॉट एज एटम। ठीक है, तो उसका जो मालिक्यूलर फॉर्म होगा उसमें लिखा जाता है, ना कि एटम में लिखा जाता है। द कोफिशिएंट गिव्स द रिलेटिव मोलर रेशियो ऑफ ईच रीजेंट। जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो क्या देता है कि भाई उसका रिलेटिव मोलर रेशियो कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी रहती है तो उसको कैसे लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ से है, ठीक है। यहाँ से अब राइट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे लिखा गया है कि KClO3 को हीट किया जाता है। अब तो जब हीट करेंगे तो हीट का यहाँ पे साइन रहेगा, ठीक है ना। हीट का साइन रहेगा एरो के ऊपर। यहाँ पे अगर हमारे पास में कोई कैटालिस्ट है, कोई कैटालिस्ट क्या करता है? किसी रिएक्शन को कम या ज़्यादा करता है। कैटालिस्ट क्या काम करता है? किसी रिएक्शन को कम या ज़्यादा करता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एरो के नीचे। टेम्परेचर, प्रेशर कहाँ पे यूज करेंगे? हीट का साइन ये होता है, टेम्परेचर और प्रेशर एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं उसकी मैं बात बता रहा हूँ कि ClO को हीट किया जा रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है। जो बन के मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। दैट इज़ क्या बन के मिल रहा है? KCl और ऑक्सीजन, ठीक है। तो KCl और O ये मेरे क्या हो जाएंगे? ये मेरे हो जाएंगे प्रोडक्ट। ये मेरे क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये केमिकल रिएक्शन जिसका बैलेंस लिखना है, ठीक है ना। तो बैलेंस करना रिएक्शन को हम लोगों को अच्छी तरह से आता है, ठीक है। तो जो भी टर्म अब हम लोग अप्लाई करेंगे वो किसके लिए अप्लाई करेंगे? वो अप्लाई करेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2KClO3 गिव्स अस कि 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने गलती क्या किया है? हम लोगों ने गलती ये किया है कि यहाँ पे हीट नहीं लगाया है। तो पूरी रिएक्शन लिखने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे हीट का साइन लगाना पड़ेगा कि हीट किया गया है। KClO3 2KClO3 सॉलिड होता है तो यहाँ ब्रैकेट में करके हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? सॉलिड। KClO3 2KCl क्या होता है? सॉलिड होता है, इसको भी सॉलिड। और 3O2 क्या होती है? गैस होती है, तो इसको गैस लिखना पड़ेगा। दैट इज़ जो भी हमारे पास में जो भी कंपाउंड है उसका जो स्टेट है उसको हम लोग ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा। दैट इज़ अगर सॉलिड रहेगा तो हम लोग S से लिखेंगे, लिक्विड रहेगा तो L से लिखेंगे, ठीक है। गैस रहेगी तो G से लिखेंगे, और अगर एक्वस में रहेगा तो उसे AQ करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेट होते हैं। ये हम लोगों ने 10th में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन दैट इज़ मेरे पास में अगर कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। उसको कैसे राइट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं है। अब ये जो है यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है। यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि किसी भी रिएक्शन का हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज़ कि वहाँ से मोल्स निकालेंगे, वहाँ से हम लोग मास कैसे निकालेंगे, वहाँ से हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं मास एनालिसिस। मास एनालिसिस। दूसरा क्या होता है? मास वॉल्यूम एनालिसिस। दूसरा क्या होता है? मास वॉल्यूम एनालिसिस। और तीसरा क्या होता है? मोल एनालिसिस। और चौथा क्या होता है? वॉल्यूम एनालिसिस। इसको बोलते हैं इडियोमेट्री।
या गैस एनालिसिस, इसको हम लोग बाद में करने वाले हैं। एडियोमेट्री का मतलब क्या होता है, एक होता है एडियोमीटर। एडियोमीटर में क्या होता है कि कोई गैस रहती है, एडियोमीटर के अंदर गैस रहती है, तो उसके वॉल्यूम का हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पता लगाते हैं। किसका यूज करके, एडियोमेट्री का यूज करके, दैट इज़ हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस का यूज करके वहाँ से चीज़ों को पता लगाएंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंट। दैट इज़ पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिचियो, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट, मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। स्टिचियो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट को जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिचियोमेट्री। जैसे कि मेरे पास में कोई केमिकल रिएक्शन है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कोई मेरे पास में केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन है जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3, ठीक है। अब ये रिएक्शन मेरे पे दी हुई है, याद रहे कि भाई जो भी रिएक्शन गिवन रहेगा वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं रहेगी तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा पहले, तभी हम लोग ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि भाई अगर मैं बात करूँ रेशियो की, तो मैं बात करूँ कि N2 का कितना मोल है, तो इसके सामने कितना है 1, इसके सामने कितना है 3, इसके सामने कितना है 2, ठीक है। इसी 1 3 2 इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। दैट इज़ जो रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन में जो किसी भी कंपाउंड या फिर किसी मॉलिक्यूल के सामने जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सारी कैलकुलेशन अपनी करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को ये देखना है कि भाई अब ये रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। पहला रिएक्शन क्या हो सकता है, सिंगल रिएक्टेंट बेस। पहला कौन सा होगा, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसको बोल देंगे मोर देन 1 रिएक्टेंट बेस, मोर देन 1 रिएक्टेंट बेस। अब बात करें सिंगल रिएक्टेंट बेस की, तो मेरे पास में क्या हो सकती है, अगर हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो मेरे पास में क्या हो सकता है, मेरे पास में ये हो सकता है कि मेरे पे या तो सिंगल रिएक्टेंट हो और या तो हो सकता है कि दो रिएक्टेंट हो। अब सिंगल रिएक्टेंट और डबल रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो सिंगल रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड। अब सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास में मास या फिर वॉल्यूम ऑफ वन रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इज गिवन एंड अदर रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इज आस्क्ड। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पे मान लो A + B कोई रिएक्शन दी है C + D करके, ठीक है। अब इसमें C + D करके, अब यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। हो सकता है अब ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, हो सकता है इन दोनों में से किसी एक का डाटा दिया हुआ हो, किसी एक का डाटा, अब डाटा में कुछ भी दे सकता है। हो सकता है कि इसका क्या गिवन हो, इसका मास गिवन है, हो सकता है इसका क्या गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो। एक का गिवन रहेगा, दूसरे का पूछेगा, दैट इज इसका पूछेगा। अगर प्रोडक्ट का गिवन रहेगा
प्रोडक्ट में किसी एक का गिवन रहेगा तो किसी दूसरे का पूछेगा। दैट इज कोई एक डाटा किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसी एक का डाटा दिया रहेगा, दूसरे का पूछेगा। ठीक है ना। बात करते हैं डबल रिएक्टेंट बेस की। बात करते हैं मोर देन वन रिएक्टेंट। अगर मोर देन वन रिएक्टेंट आएगा, मोर देन वन रिएक्टेंट, अगर मोर देन वन रिएक्टेंट कोई रिएक्शन होगी, दैट इज ए प्लस बी, मेरे पे रिएक्शन दे रखी है सी प्लस डी करके। ठीक है, ए प्लस बी गिवन सी प्लस डी। अगर ऐसे कोई रिएक्शन दे रखी है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ए का भी गिवन रहेगा, बी का भी गिवन रहेगा। तो एक से ज़्यादा का गिवन रहेगा क्या, उनका डाटा। अब डाटा में कुछ भी हो सकता है भाई, उनका जो डाटा होगा वो कुछ भी हो सकता है कि उसका मास हो सकता है कि वॉल्यूम हो सकता है कि मास हो सकता है कि वॉल्यूम हो। ठीक है ना। हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स हो। मतलब डाटा गिवन रहेगा दो का, मतलब एक से ज़्यादा का, मोर देन वन, एक से ज़्यादा का डाटा गिवन रहेगा। तो इस केस में हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रीजेंट की। लिमिटिंग रीजेंट पहले पता करेंगे, लिमिटिंग रीजेंट की। तो किसका कंसेप्ट लगाएंगे, लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट लगाएंगे। आगे हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन गिवन है तो मेरे पास में दो तरीके के आएंगे, या तो सिंगल रिएक्टेंट बेस आएगा, या तो मोर देन वन रिएक्टेंट बेस आएगा। सिंगल रिएक्टेंट बेस का मतलब एक का डाटा गिवन रहेगा, किसी दूसरे का पूछा रहेगा। डबल रिएक्टेंट में क्या रहेगा, कम से कम दो का डाटा गिवन रहेगा, कम से कम दो लोगों का डाटा गिवन रहेगा और तीसरे की पूछेगा। ठीक है। तो बात करते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ से, एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई अगर मेरे पे कोई रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे मैं यही बात कर लेता हूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे वन लिखा हुआ था स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है? इसको मैं कैसे भी रिलेट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ 1 मोल किसका, 1 मोल N2 का प्लस 3 मोल H2 का मिलकर क्या बना रहा है, 2 मोल किसका बना रहा है, 2 मोल NH3 का बना रहा है। दैट इज 2 मोल अमोनिया का बना रहा है। ठीक है। मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि 1 मोल पर STP पर जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 22.4। हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। दैट इज 1 मोल पर वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर इसका होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 इंटू 22.4, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4। दैट इज 22.4 लीटर। अगर हम लोग N2 का लेंगे और उसमें कितना मिक्स करेंगे, 3 वॉल्यूम किसका मिक्स करेंगे, 22.4 मिक्स करेंगे H2 का, तो हमको क्या मिलेगा कि 2 इंटू 22.4 लीटर हमको क्या मिलने वाला है, अमोनिया मिलने वाला है। ठीक है ना। इसको और रिलेट करें, ये तो बात रही किस पे, STP पे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 लीटर N2 का लेंगे तो कितने लीटर H2 की ज़रूरत पड़ेगी, 3 लीटर H2 की ज़रूरत पड़ेगी, और हमको मिलेगा क्या, 2 लीटर। क्या मिलेगा, 2 लीटर हम लोगों को मिलने वाला है अमोनिया का। ठीक है ना। बात करें मॉलिक्यूलर मास से भी रिलेट कर सकते हैं। एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 24। दैट इज़ 28 ग्राम। अगर हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं तो हमको कितना ग्राम लेना पड़ेगा हाइड्रोजन, तो ये लेना पड़ेगा 6 ग्राम, और हमको मिलेगा कितना 34 ग्राम क्या मिलेगा, NH3 मिलेगा। ये 34 क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। दैट इज़ कितना 14 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 17 और दूना 34 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये वाला जो फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही मास किसका होना चाहिए, उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब किसी भी तरीके से हम चाहे तो मोल में इसको रिलेट कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको वॉल्यूम में रिलेट कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग इसको मास में रिलेट कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब हमारे पास में हमको पता चल गया कि भाई 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक सिंगल रिएक्टेंट टाइप की, एक डबल रिएक्टेंट टाइप की। ठीक है ना। जिसमें 2 रिएक्टेंट का डाटा दिया रहेगा, और एक में किसी एक रिएक्टेंट का डाटा दिया रहेगा, किसी अगले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पूछ लेगा। ठीक है। तो अगला हम लोग बात करते हैं कि अब सिंगल रिएक्टेंट टाइप में 2 टाइप के होते हैं, मास एनालिसिस। क्या होता है, मास एनालिसिस। दैट इज़ मास गिवन रहेगा और पूछेगा क्या,
मास ही हम लोगों को पूछेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके मैं समझाता हूँ सारी चीज़ों को। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ मच आयरन कैन बी theoretically in reduction of 1 kg Fe2O3। ठीक है, तो मुझे बताना है कि आयरन का कितना अमाउंट होगा कितने में 1 kg Fe2O3 जब क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ से। अब ये बताओ, पहले तो मुझे केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो +3H2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2Fe +3H2O। ये मेरे पे क्या आ गया, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस हो सकता है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन हो। ठीक है, तो मेरे पे ये रिएक्शन है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि भाई मैं सबसे पहले पहला काम क्या करूँगा, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके बारे में पता लगाना है। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3। बस जिससे पूछा है उसी का रिलेट करना है। कहने का मतलब क्या है कि मुझे पूछा किसका है, Fe2O3 का क्या दिया है, मास दिया है। और किसका मास पूछा है, Fe का मास पूछा है। Fe2O3 का मास दिया है मेरे पे और Fe का मास पूछा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब ये याद नहीं रखना कि मास एनालिसिस, हम लोग ईजिली एक चीज़ पढ़ेंगे उसे सारा निकाल लेंगे। अब ये बताओ, ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसके कितने मोल रहे होंगे, 1 मोल रहा होगा इसका, और इसका कितना, इसका छोड़ दो। ठीक है, इसका नहीं पूछा है, अगर पूछता तो मैं 3 मोल लिखता। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 मोल इसका, और कितना मोल इसका बन रहा है, 2 मोल बन रहा है इसका। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि भाई मोल को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, गिवन वेट अपान में मॉलिक्यूलर मास। मोल को हम लोग गिवन वेट और मॉलिक्यूलर मास में इजीली हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये बताओ, ये 1 मोल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अब मुझे पता है मोल्स इक्वल टू क्या होते हैं, N इक्वल टू होता है W अपान में M। इसका यूज करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 1 इक्वल टू W, गिवन कितना है 1 kg, और 1 kg को मैं ग्राम में चेंज करूँगा, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम अपान में, सॉरी 1 मोल यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे पहले तो मोल निकालना है मुझे ना, यहाँ पे इसके मोल्स निकाल लेना है। हाँ, यहाँ से मैं मोल्स निकाल ले रहा हूँ। N इक्वल टू 1000 ग्राम अपान में मॉलिक्यूलर मास Fe2O3 का। तो Fe2O3 का मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 160। कितना आएगा 160। तुम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, कैसे निकालते हैं बता दिया था मैंने। ठीक है ना, तो 1000 अपान 160 यहाँ से मैं निकालूंगा, तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कितने, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 100 अपान में 16 मोल आ गया किसका, Fe2O3 का। ठीक है, अब मुझे ये पता है, मैं यहाँ से क्या लगाऊंगा, यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, और यूनिटरी मेथड हर जगह काम आने वाला है। अब ये बताओ, जब Fe2O3 का मैं 1 मोल ले रहा था, Fe2O3 का 1 मोल ले रहा था, तो Fe के कितने मोल बन रहे थे, 2। तो ये बताओ, जब 1 मोल ले रहा था तो इसके 2 मोल बन रहे थे, जब मैं इसके इतने मोल लूँगा तो कितने बनेंगे, तो कितना हो जाएगा। अरे भाई वही तो है ना ये, कि भाई एक पेन का अगर प्राइस 2 रुपये है तो 2 पेन का कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो उन्होंने क्या किया कि 2 पेन को मल्टीप्लाई इसमें किया यूनिटरी मेथड से। तो यहाँ वन मोल क्या हो रहे हैं, Fe2O3 के कितने मोल्स बना रहे हैं, Fe के 2 मोल्स। तो यहाँ से 100 अपान में 16 मोल कितने बनाएंगे, तो बनाएंगे 2 इंटू 100 अपान में 16। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया कि Fe के कितने मोल्स बनाएंगे। तो Fe के कितने मोल्स हो जाएंगे, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ से मेरे पे निकल के आएगा कितना, 100 अपान में 8, 100 अपान में 8 मोल बनेंगे किसके, Fe के। अब मुझे क्या पूछा है, अब मैं इसको रिलेट कर दूँ, मुझे मास ना पूछा है तो मैं इसको रिलेट कर दूँगा मास वाले फार्मूले से। तो यहाँ से मैं इसको ईजिली लिख सकता हूँ क्या, कि 100 अपान 8 मोल, 100 अपान में 8 मोल इक्वल टू, यही मोल तो इक्वल होगा W अपान में M। दैट इज, यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 100 अपान में 8, 100 अपान में 8
इक्वल टू वेट मुझे निकालना है कि कितना है, और मॉलिक्यूलर मास Fe का कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास Fe का होता है 56। तो यहाँ से W कितना निकल के आ जाएगा भाई, यहाँ से W जो निकल के आएगा, यहाँ से W जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 56 अपान में 8। तो निकालेंगे तो यहाँ से मेरे पे निकल के आएगा W कितना, 700 ग्राम। तो करके देख लेना। तो यहाँ से मास एनालिसिस से हम लोग इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं तो उसके बाद में और कहानी क्लियर होगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, तो करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है 37, एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है 367.5 ग्राम KClO3 और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 122.5। व्हेन हीटेड हाउ मेनी ग्राम KCl एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। अभी तो हम लोगों ने इसका रिएक्शन लिखा हुआ था, क्या होता है KClO3 जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, ये 2 बैलेंस अगर रहता है तो 2 KClO3 प्लस 2 KCl प्लस 3O2। ये हमने क्या लिख लिया, बैलेंस लिखिए रिएक्शन। तो पहला काम क्या करना है भाई, पहला काम हम लोगों को क्या पता करना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3। दैट इज़ अब जो पूछा है केवल उसी पे हम लोग को फोकस करना है। तो KClO3 दिया था, इस पर फोकस करना है, और KCl का पूछा था और ऑक्सीजन का भी पूछा था, तो इन दोनों पे फोकस करना है, इन दोनों पे भी फोकस करना है क्योंकि दोनों का पूछा है। तो मुझे पता है कि भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 मोल किसका, KClO3 का, अगर जब हीट होगा तो कितना मोल इसका देगा, 2 मोल देगा KCl का, और इसका कितना देगा, ऑक्सीजन का 3 मोल देगा। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूँगा कि जितना ग्राम दिया है वहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा कि कितने मोल्स बनेंगे किसके, KClO3 के। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि भाई 2 के इसका KClO3 का कितना मोल है, इसका मैं मोल्स निकाल लेता हूँ कि कितना मोल इसका बनेगा। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, मुझे पता है कि N इक्वल टू क्या होता है, W अपान में M। गिवन वेट कितना है 367.5 अपान में मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे KClO3 का। क्या निकालेंगे, KClO3 का मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना आता है भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास जो आएगा KClO3 का, तो इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि कितना आता है। मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो मैं बताया था ना कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है गिवन रहता है, तो यहाँ पे गिवन है कितना आएगा 122.5। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसके टोटल कितने मोल्स बन जाएंगे, जो भी बनेंगे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इतने मोल्स बन रहे हैं किसके, इसके। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ है कि मैं अब यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, मैं यूनिटरी मेथड पहले लगाऊंगा। ये तो मैंने निकाल लिया कि इतने मास पे कितने मोल्स बन रहे हैं किसके, KClO3 के। तो KClO3 के इतने मोल्स बन रहे हैं। अब मुझे पता है कि जब 2 मोल KClO3 का हीट हो रहा है तो कितने मोल KCl का बना रहा है, 2 मोल ही बना रहा है। इसका मतलब उस KClO3 के कितने मोल्स बनेंगे वो मैं निकाल सकता हूँ। तो इतने ही मोल्स इसके बनेंगे, इतने ही मोल्स इसके क्या बनेंगे, इसके बनेंगे। तो मुझे ये पता करना था कितना ग्राम होगा, तो इसका मतलब इसके भी मोल इतने ही होंगे KClO3 के। मैं बात करूँ अगर तो KCl की कैलकुलेशन अगर मैं करूँगा, KCl की कैलकुलेशन मैं करूँगा तो मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू W अपान M। यही वाला फार्मूला लगाऊंगा। मुझे पता है कि दोनों को मोल्स इक्वल हैं, दैट इज़ इतने ग्राम पे इसका भी मोल्स इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इनकी वैल्यू कितनी, 367.5 अपान में 122.5 इक्वल टू कितना W। ये निकालना है मुझे मॉलिक्यूलर मास KCl का कितना होता है, ये गिवन है नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं। दैट इज़ Cl का होता है, क्लोरीन का होता है हम अपने पास में 35.5 और पोटेशियम कितना होता है 19। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे 4 3 1 ये 54.5 कितना आ जाएगा 54.5 आ जाएगा किसका, 54.5 नहीं आएगा, ये शायद 20 कितना होता है पोटेशियम का 39 होता है, 39 होता है। ठीक है, 74.5 आएगा, कितना आएगा 74.5 किसका आ गया, KCl का आ गया। तो यहाँ से मैं लिखूँगा W अपान में M। ठीक है, तो W अपान में M जैसे ही लिखूँगा मैं, यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, W अपान में M। तो मॉलिक्यूलर मास लिखूँगा मैं कितना, तो ये मेरे पे निकल के आएगा
2 × 74.5। मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं 2 इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे KCl का 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसलिए लिख दिया W/में 2 × 74.5। क्लियर? तो यहाँ से मैं इजली W निकाल सकता हूँ KCl का। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए मैं कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि 2 मोल KClO3 का बना रहा है कितना मोल? 3 मोल। तो यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तो एक कितना बनाएगा? 3/2। ठीक है, 3/2 तो कितना मोल है? 367.5 अपान में 122.5 मोल कितना बनाएगा? इतने से मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा, दैट इज़ 3/2। इतने मोल बनाएंगे और इसको मैं क्या कर दूंगा? W/m के इक्वल कर दूंगा। यहाँ पे W क्या करना है? मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, कितना ग्राम है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास लिखते समय ये याद रखना है कि उसमें O2 का जितना निकालूंगा मॉलिक्यूलर मास, दैट इज़ 16 दूना 32 होगा। तो मैं क्या यहाँ पे m की वैल्यू कितनी लिखूंगा? 3 × 32। मैं 3 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई भी तो है, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास लेना है। तो ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन है भाई, वाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड on axis of silver nitrate, ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहले तो रिएक्शन लिख लेनी है। तो NaCl की रिएक्शन किससे हो रही है भाई? NaCl की रिएक्शन किससे हो रही है? AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से। ये कितना बना रहा है? AgCl बना रहा है। और क्या बना रहा है? NaNO3 बना रहा है। तो सबसे पहला काम, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका भी 1, इसका भी 1, सबका 1 मतलब इक्वल बन रहे हैं सारे। ठीक है ना? तो भाई इसका मतलब 1 मोल इसका कंज्यूम होगा तो 1 मोल इसका बनेगा, 1 मोल इसका बनेगा, 1 मोल इसका कंज्यूम होगा। तो जिस पे जो अमाउंट दिया है उस पर फोकस रखना है। तो बोल रहा है क्या भाई कि कितना क्या बनेगा? वाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, दैट इज़ ये कितना बनेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये इसका दिया हुआ है कितना? 5.850 ग्राम दिया हुआ है। तो कर लेते हैं, बस दो ही के ऊपर ध्यान रखना है। अब दोनों के मोल्स इक्वल हैं, इसके मतलब दोनों के इक्वल मोल्स बनेंगे। तो पहले मैं NaCl का मोल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। N = कौन सा फॉर्मूला लगा के? W/m। गिवन वेट कितना है? 5.850 अपान में मॉलिक्यूलर मास NaCl का निकाल सकते हैं। तो सोडियम का कितना होता है? 23 और इसका 35.5। इसको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 58.5। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा अपने पे 0.1 मोल। तो 0.1 मोल किसके निकल के आ गए? NaCl के। अब सीधी सी बात है भाई, 1 मोल इसका जब कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल इसका बना रहा है, तो 0.1 कंज्यूम होगा तो इसका कितना बनाएगा? 0.1 ही ना बनाएगा। तो 0.1 जब बनाएगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? W/m के इक्वल कर देंगे। यहाँ से मॉलिक्यूलर मास किसका लिख लेंगे? AgCl का। तो AgCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। तो कितना निकल के आता है? W = 0.1 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? AgCl का। तो कितना हो जाएगा? 143.5। ठीक है, अगर यहाँ से अगर 1 की जगह पे 2 होता तो यहाँ से मैं क्या करता? 2 का मल्टीप्लाई भी करता। ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मास वॉल्यूम एनालिसिस। मतलब मास गिवन रहेगा, वॉल्यूम पूछ लेगा। मास गिवन रहेगा तो वॉल्यूम पूछ लेगा। तो मेथड तो एक ही है, सारा मेथड एक ही है करने का, कोई अलग से मेथड नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ
for complete combustion of 3 gram ethane, the required volume of O2 and produced volume of CO2 at STP will be। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व भाई। इसमें लिखा है फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 3 ग्राम, मतलब वेट मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो अब किसका C2 रिएक्शन दिया है, C2H2 गैस। ठीक है, सी प्लस, इसको हम बैलेंस करके लिखते हैं, 2C2H2 प्लस 7O2 गिव्स अस 4CO2 प्लस 6H2O। देखो सबका कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बस नाम अलग अलग कर दिया है कि मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, तो सारा का कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है ना। पहला काम क्या करना है भाई, हम लोग को पता करना है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है। कितना है इसका 2, इसका कितना है 7, इसका कितना है 4, इसका कितना है 6। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं अगर मोल कॉन्सेप्ट लगाऊँ तो मैं इजीली लिख सकता हूँ कि पहले तो देखो मैंने बताया था ना कि भाई जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के ऊपर ध्यान रखना है। इथेन दिया है, इसके ऊपर एक मुझे फोकस रखना है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 कि कितना, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि कितना रिक्वायर्ड होगा ये। एंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस का कितना वॉल्यूम, बस इन्हीं तीनों पे ध्यान रखना है। ठीक है ना। पूछ रहा है कि O2 का कितना रिक्वायर्ड होगा, CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं किसके, C2H2 के। तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकालूंगा तो 3 ग्राम W/m लिखूंगा मैं, और 3 W की वैल्यू कितनी गिवन है 3 अपान में मॉलिक्यूलर मास C2H2 का। तो C2H2 का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पे निकल के आएगा 30। तुम लोग निकाल लेना इसको। ये कितने मोल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.1 मोल, 0.1 मोल हो जाएंगे किसके मोल्स, C2H2 के। अब मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ से लगाऊंगा यूनिटरी मेथड। मैं यहाँ से क्या लगाऊंगा, यूनिटरी मेथड, एक बार O2 के लिए, एक बार किसके लिए, CO2 के लिए। अब ये बताओ मुझे, मैं अगर CO2 के लिए कैलकुलेट करूँ, यहाँ से मैं CO2 के लिए लगा रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसके लिए, CO2 के लिए। ठीक है ना, CO2 कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि C2H2 के 2 मोल जब रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल CO2 के बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं 4। तो एक कितना बनाएगा 4/2, दैट इज़ कितना बनाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब जब 1 मोल रिएक्ट करेगा कितना बनाएगा, 2 मोल बनाएंगे किसके, CO2 के। ठीक है, तो अब जब 0.1 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो कितने मोल बनाएंगे, जब 0.1 मोल रिएक्ट करेगा तो इतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना बनाएगा 0.1 इंटू 2, दैट इज़ 0.2 मोल बनाएंगे किसके, CO2 के। अब मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि CO2 के कितने मोल्स बन रहे हैं। अब अगर CO2 के मोल्स मुझे पता चल गए तो मैं उसके क्या निकाल सकता हूँ, मैं उसका वेट निकाल सकता हूँ, मैं उसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, मैं उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मोल्स कंसेप्ट में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ा था। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका मतलब है कि जब 0.12 है, अब मुझे वॉल्यूम निकालना था तो मैं किस वाले फार्मूले से इसको करूँगा, बात है STP की। तो मुझे पता है कि भाई क्या लिखते हैं अपन STP पे कि मोल्स इजकल टू क्या लिखते हैं, V/22.4 इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने में 0.2। तो यहाँ से कितने निकल के आ जाएंगे, V की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4.48 लीटर। ठीक है, तो ये CO2 के क्या आ गए, वॉल्यूम आ गए। अब बात किया था किसके भाई, ऑक्सीजन की भी बात किया था कि ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी मैं यहाँ से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो मैं वैसे ही करूँगा, 2 में 7, 1 में 7/2। तो यहाँ से करके फिर उसके बाद मैं कैलकुलेट ये वाला फार्मूले से क्या करूँगा, आराम से कंपेरिजन करके वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो तुम लोग कर लेना इसको। ठीक है, बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 367.5 KClO3 व्हेन हीटेड इन मेनी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट STP। तो ये क्वेश्चन लिखा था मैंने हम लोगों ने, बैलेंस इक्वेशन 2 KClO3
जब इसको हीट करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, 2KCl और प्लस 3O2 गैस। ठीक है, करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, इसको करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो क्या निकाल लेना है, स्टोइचियोमेट्री। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं जिसके गिवन है, इसके गिवन है। पूछ किसका रहा है, O2 का पूछ रहा है वॉल्यूम। इसका मास गिवन है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, इसलिए इसको मास वॉल्यूम बोलते हैं। N इक्वल टू क्या लिखेंगे, W अपान में M। ठीक है, W कितना गिवन है, 367.5 अपान में KClO3 का मॉलिक्यूलर मास दिया है 122.5। कितना गिवन है, 122.5। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास में निकल के आ जाएंगे, इतने मोल्स आ जाएंगे किसके, इसके। तो हमको पता है, फिर से वही न्यूट्री मेथड लगाएंगे। जब इसके 2 मोल इसके रिएक्ट हो रहे हैं, 2 मोल KClO3 के रिएक्ट हो रहे हैं, तो कितने मोल बना रहे हैं O2 के, 3 मोल बना रहे हैं O2 के, 3 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, तो 1 मोल कितना बनाएगा, 1 मोल बनाएगा इसका 3/2, इतने मोल्स बनाएगा O2 के। ठीक है ना, तो मुझे 1 मोल का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितने का, 367.5 अपान में 122.5, इतने मोल का चाहिए। तो मैं इतने का क्या कर दूंगा, 3/2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 367.5 अपान में 122.5। अब ये इतने मोल बन रहे हैं। अब मुझे क्या पता चल गया कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स बन रहे हैं। अब मुझे वॉल्यूम अगर निकालना है तो मैं इस मोल्स को क्या करूँगा, इस मोल्स को मैं वॉल्यूम वाले फार्मूले से इक्वल कर दूंगा, दैट इज़ V अपान में 22.4 के इक्वल कर दूंगा। यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम इसका पता चल जाएगा। अगर मुझे मास पूछा होता तो मैं मास वाले फार्मूले से कंपेरिजन करता। अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो मैं नंबर ऑफ N अपान NA वाले फार्मूले से इसको क्या करता, इक्वेट करता। तो सिंपली देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे मास वॉल्यूम वाला हो, चाहे मास का प्रॉब्लम हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, हम लोगों को पहला काम क्या करना है, स्टोइचियोमेट्रिक जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको पता करना है। सेकंड काम क्या करना है कि मोल्स पता करने हैं। मोल्स अगर पता हो गए तो सारी कहानी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं मोल एनालिसिस, इसको भी कर चुके हैं। ठीक है, मोल एनालिसिस में क्या होता है भाई, मोल अगर एनालिसिस अगर है इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग तो कर ही लिए हैं मोल एनालिसिस में, अब कर भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही करके देखते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन ही कर लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जैसे ही इसी को ले लेते हैं, 2KClO3 प्लस गिवन 2KCl प्लस 3O2। तो ईजी है भाई, देखो कुछ है नहीं इसमें, सही है ना। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले पता कर लेंगे, तो 2 2 3। ठीक है, तो 2 मोल इसके जब रिएक्ट करेंगे, 2 मोल KCl के बनाएंगे और 3 मोल किसके बनाएंगे, ऑक्सीजन के बनाएंगे। ठीक है, इसके कितने बनाएंगे, 3 मोल बनाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, जैसे अगर कोई मोल्स अगर गिवन है क्वेश्चन में कि भाई बताओ इसके 3 मोल्स कितने बनाएंगे, इसके 3 मोल्स कितने बनाएंगे। तो भाई अब 2 मोल्स, इसके 3 मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 विल बी फॉर्म्ड, कि O2 के कितने मोल्स फॉर्म करेंगे। तो इसके बताओ, इसके 2 मोल ऑक्सीजन के कितने बना रहे थे, 3, एक कितना बनाएगा 3/2। तो 3 मोल कितना बनाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2 दैट इज़ 9/2 मोल किसका बनाएगा, O2 का बनाएगा। तो यूनिटरी मेथड का हम लोग को यूज़ करना है। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, सिंगल बेस रिएक्टेंट में एक का दिया रहेगा, एक का पूछेगा। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, पहला काम क्या करना है, पहला है कि भाई पता क्या लगाओ, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट पता लगाओ। उसके बाद में क्या करो, नंबर ऑफ़ मोल्स पता लगाओ। उसके बाद में तीसरा काम क्या करना है, जो पूछा है नंबर ऑफ़ मोल्स को उसके इक्वेट कर दो, दैट इज़ अगर वॉल्यूम से पूछा है तो V/22.4 करेंगे, अगर वेट पूछा है W/M करेंगे, अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछा है N/NA करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कौन सी भाई, बात आती है कि जब एक रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा,
एक रिएक्टेंट से जब ज़्यादा होगा तब हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि वॉल्यूम 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 एनालिसिस भी हो सकता है कि भाई हो सकता है कि वॉल्यूम दिया हो और वॉल्यूम वॉल्यूम ही क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन एक लूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन में एक लेता हूँ यहाँ पे, फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 5 मोल प्रोपेन 5 मोल प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, ठीक है। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP विल बी 5 मोल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम एनालिसिस नहीं है एक्चुअल में, ये वॉल्यूम मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले इक्वेशन लिखेंगे C3H8 प्लस 5O2, कंबसन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन, 5O2 बनाएगा कितना 3CO2 प्लस 4H2O, ठीक है। अब C3H8 का क्या दिया है, मोल दिया है। तो पहले तो यहाँ से हम लोग पहला काम क्या करेंगे, बताया था कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता करो। 1 इसके हैं, 5 इसके हैं, 3 इसके हैं, 4 इसके हैं। दैट इज़ 1 मोल अगर C3H8 का रिएक्ट करेगा 5 मोल O2 की ज़रूरत पड़ेगी और बनेगा 3 मोल CO2 और 4 मोल H2O, ठीक है। तो मुझे जो पूछा है केवल उस पर फोकस करना है और जो दिया है उस पर फोकस करना है। तो C3H8 दिया है, इस पर फोकस करना है। और पूछ किसका रहा है, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। O2 नहीं CO2, ठीक है। हाँ CO2 का पूछ रहा है यहाँ पे, CO2, ठीक है। CO2 का पूछ रहा है। अब मुझे पता है कि भाई पहले तो मैं मोल्स निकाल लेता हूँ क्योंकि इसका दिया हुआ है, तो मोल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कितने मोल है, 5 मोल। अब ये बताओ मुझे कि भाई 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो कितने मोल बना रहा है इसके, CO2 के 3, ठीक है। तो 5 मोल कितने बनाएंगे, 15 मोल बनाएंगे। 5 मोल रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल बनाएंगे, 15 मोल बनाएंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे भाई ना, 5 मोल कितने बनाएंगे, 15 मोल बनाएंगे, ठीक है, CO2 के। अब ये बताओ मुझे, अब अगर मुझे CO2 को मोल्स पता चल गए, मैं इसका वॉल्यूम तो पता कर सकता हूँ। मैं इसको किसके इक्वल कर दूंगा भाई, इसको किससे इक्वेट कर दूंगा, इस वाले फार्मूले से, V/22.4 से। और यहाँ से मेरा वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 22.4 इतना लीटर, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को ईजिली हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो रहा कब, ये रहा कि जब सिंगल रिएक्टेंट हो, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसी एक का दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप अपना कौन सा है, मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड। मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड का मतलब कि एक से ज़्यादा जब रिएक्टेंट दिए हुए हों तब हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग किसका, लिमिटिंग रीजेंट का। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है, लिमिटिंग रीएजेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LR। क्या होता है, द रिएक्टेंट विच इज completely consumed in a reaction is called limiting reagent, इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लूँ, मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, मैं क्या बोल सकता हूँ कि जैसे मेरे पे यहाँ पे दिया हुआ है A + 2B गिव्स अस
C+2D। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं और गिवन क्या है मेरे पे, यहाँ पे गिवन है कि 1 मोल इसके गिवन है और 3 मोल इसके गिवन है और इसके कितने गिवन है, 9 मोल गिवन है। ठीक है, 1 मोल इसके गिवन है, 9 मोल इसके गिवन है। यहाँ से ये बताओ, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2। दैट इज़ 1 मोल ए का अगर रिएक्ट करेगा तो 2 मोल बी की ज़रूरत पड़ेगी और 1 मोल सी का बनेगा और 2 मोल किसका बनेगा, डी का बनेगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में ए का भी मोल दिया है, कितना मोल दिया है 3 मोल, बी का कितना मोल दिया है 9 मोल दिया है। ठीक है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी एक का दिया रहता था। अब यहाँ पे 3 मोल इसका है, 9 मोल इसका है, तो भाई दिक्कत क्या आने वाली है, दिक्कत मेरे पे ये आने वाली है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन पहले ख़त्म होगा। जैसे मैं ये बोलूँ आपसे कि मेरे पास में यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ इतनी है, एक कोई इतनी चीज़ है। ठीक है, और कोई चीज़ इतनी है। ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मुझे इन दोनों का बराबर यूज करके, इन दोनों का बराबर मात्रा में यूज करके, मान लो ये 2 है और ये 5 है, तो 2 और 5 में दोनों का यूज करके कोई चीज़ बनानी है तो सीधी सी बात है, 2 इसका यूज होगा और 2 इसका भी यूज होगा तब बनेगी, और कुछ चीज़ इसका बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई एक चीज़ होगी जो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये 2 वाला है, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा जब इसके साथ में मिक्स होगा। 5 वाले में कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब है कि रिएक्शन में जो पूरी तरह से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, और ख़त्म हो के क्या बना ले, प्रोडक्ट बना ले। दैट इज़ अब यहाँ पे ए का कितना मोल दिया हुआ है, ए का दिया है 3 मोल और बी का कितना दिया है 9 मोल। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन पहले ख़त्म होगा, तो जो पहले ख़त्म होगा वही तो लिमिटिंग रीजेंट होगा। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब है कि जो लिमिट लगा दे रिएक्शन पे, दैट इज़ इसके आगे अब रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होगी। तो अब 3 मोल इसका है, 9 मोल इसका है, तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म होगा, क्योंकि जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपना बनेगा। ठीक है। अब 3 मोल इसके हैं, 9 मोल इसके हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो भी डाटा गिवन है, जो भी डाटा तुम्हारा गिवन है, ठीक है, अब डाटा में मैं बात करूँ, चाहे वो मास हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे फिर वो मोल्स हो, जो डाटा गिवन है उसमें किसका डिवाइड कर दो, उसमें डिवाइड कर दो आप किसका, स्टोचियोमेट्री कोफिशिएंट का। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, यहाँ से जो पता चल जाएगा वो पता चल जाएगा अपना LR लिमिटिंग रीजेंट। वो क्या पता चल जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट पता चल जाएगा। कहने का मतलब है जो सबसे कम होगा वही मेरा लिमिटिंग रीजेंट होगा। जैसे बात यहाँ पे करूँ मैं, तो 3 मोल इसका ए का दिया था, 9 मोल बी का दिया था। तो अगर मैं ए का निकालूंगा तो मैं क्या लिखूँगा, 3/1, दैट इज़ कितना आ गया 3, और इसको मैं निकालूंगा 9/2, दैट इज़ 4.5। तो अब यहाँ पे मेरा लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा जो कम होगा। तो 3 और 4.5 में कम कौन है, 3, दैट इज़ 3, दैट इज़ ए मेरा क्या होगा, ए मेरा हो जाएगा यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट। ए मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है। तो जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, जो पहले ख़त्म हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीजेंट। और लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालते हैं, जो भी डाटा गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो सबसे कम आएगा रेशियो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानेंगे लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। और ये ध्यान रहे कि ये 2 से ज़्यादा रिएक्शन रहेगी तभी इसका यूज होता है। सिंगल वाले के लिए तो आसान होता है, हम लोग डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन जैसे है यहाँ पे H2 गैस, यहाँ पे दिया हुआ है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स अस H2O गैस। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट STP given
given 4 gram of H2 and 32 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। भाई मेरे पे ये रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन कौन सी है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस H2O। तो पहला काम वही क्या पता लगाएंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे बात करेंगे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1/2 और यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, अब मेरे पे क्या है कि H2 का कितना दिया है, जो गिवन है डाटा, H2 का कितना दिया है 4 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना दिया है 32 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं, अब मेरे पे दो रिएक्टेंट में दोनों का डाटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, कौन पहले ख़त्म होगा इसको पता लगाना होगा। इसके लिए अपना कौन सा कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग रीजेंट वाला। लिमिटिंग रीजेंट कैसे पता लगाते हैं भाई, लिमिटिंग रीजेंट पता लगाते हैं कैसे, जो भी डाटा गिवन हो अपान में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो LR अगर लिखेंगे तो यहाँ पे LR की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 अपान में 1, दैट इज़ कितना निकल के आ गया ये 4, और ये कितना हो जाएगा 32 अपान में 1/2, दैट इज़ कितना हो गया 64। अब ये मुझे बताओ आप कि 64 और 4 में कौन ज़्यादा है। तो 64 और 4 में कौन ज़्यादा है, 60 और 4 में 64 ज़्यादा है, 4 कम है, जो कम होगा वही मेरा क्या होगा लिमिटिंग रीजेंट, दैट इज़ H2 मेरा क्या होगा लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो यहाँ से मैं अब इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या पूछा था, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट STP। तो इसका मतलब H2 का ही मोल लेके मुझे सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा LR यही बना हुआ है, लिमिटिंग रीजेंट यही बना हुआ है। तो मैं बात जब यहाँ पे करूँगा तो एक मोल किसके किसके पूछ रहा है, वाटर का पूछ रहा है, दैट इज़ H2 और H2O का पूछ रहा है। तो एक मोल इसका जब कंज्यूम हो रहा है तो एक मोल वाटर का ही बना रहा है। ठीक है, तो कितने मोल हैं इसके, पहले तो मैं मोल्स निकाल लूँगा इसके, किसके H2 के मैं जैसे मोल्स निकालूंगा उसका वेट, H2 का जब मोल्स निकालूंगा N = कौन सा लगाऊंगा W/M, और W कितना दिया हुआ है H2 का, दैट इज़ 4 ग्राम अपान में मॉलिक्यूलर मास H2। मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होता है 2, दैट इज़ कितने आ गए ये, कितने आ गए 2 मोल। तो भाई ये बताओ 1 मोल जब इसका 1 मोल बना रहा था तो 2 मोल कितना बनाएगा, 2 मोल H2 बनाएगा, कितने बनाएगा 2 मोल्स H2O का। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम अगर पूछा है तो मैं इस मोल्स को किसके इक्वल कर दूंगा, V अपान में 22.4 के इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 2 = V अपान में 22.4, दैट इज़ यहाँ से कितना आ जाएगा 44.8 लीटर वॉल्यूम किसका आ जाएगा, 44.48 लीटर वॉल्यूम आ जाएगा किसका H2O का। ठीक है, H2O वेपर का इतना मेरे पे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो लिमिटिंग रीजेंट वाला ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ है। ठीक है, इसमें बस जो लिमिटिंग रीजेंट पता लगा लिया वो सारी चीज़ों को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे अपना सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। कौन सा स्टोइचियोमेट्री वाला कंसेप्ट जितना भी था सारा कुछ अपन ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, कोई सॉल्यूशन गिवन हो, दैट इज़ कंसंट्रेशन टर्म की सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। ठीक, आई थिंक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम लोग क्लास में जो भी कुछ कर रहे हैं ध्यान देना भाई। DPP जितनी भी सारी DPP हैं आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, टेलीग्राम में आपको DPP मिल जाएगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। थियरी वाला पोर्शन यहाँ पे चल रहा है अपना, जो भी एग्जांपल वगैरह हो रहा है सारे मैं ले रहा हूँ, सही है, एकदम बेसिक से। तो टेलीग्राम पे आपको DPP मिल जाएगी। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट चैप्टर अपना आने वाला है वो मोल कंसेप्ट का चौथा पार्ट होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कोई भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं उसमें हम लोग कैसे उसके जो कैलकुलेशन है कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने सारा कुछ अब कर लिया। तो भाई कोई रिएक्शन गिवन है वहाँ से हम लोग मोल्स वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं। किसी कंपाउंड का ये भी सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग कर लिए हैं कवर। ठीक है, तो क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।